बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं बरकत अली चांडियो, एक नई वीडियो के साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो तस्वीर है इसमें क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Our respiratory system consists of pair lungs located inside the thoracic chest cavity and air passageways। हमें पता है हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं और स्पंजी इनकी शेप होती है और इनके अंदर बहुत सारी हवा की थैलियाँ होती हैं और नीचे डायफ्रागम होती है और इनके अंदर एक विंड पाइप होता है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। और ट्रेकिया जब दाखिल होता है इनमें अंदर तो उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं और ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और हर एक ब्रोंक्यूल में एक एयर सेक होता है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं और एल्वेलाई के बाहर कैपिलरीज का एक बंच होता है। तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। लंग्स, ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। हर एक लंग जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है और वो कलर जो उनका होता है वो पिंकिश होता है। तो लंग्स जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ के बने होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ एक लिपिड की टाइप होती है, सॉफ्ट लिपिड की टाइप है। यहाँ पे हमारे लंग्स उसी लिपिड के बने होते हैं। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ रेप्ड इनटू पिलुलर मेम्ब्रेन्स। इनके ऊपर 2 पिलुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं और द स्पेस बिटवीन द पिलुलर मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड दैट एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट। इनमें अंदर एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होती है, लुब्रिकेंट का मकसद ये होता है कि उसकी फ्रिक्शन को रिमूव करना। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, जिसकी वजह से अगर लुब्रिकेशन होती है जिसकी वजह से फिर उनमें रगड़ जो होती है, फ्रिक्शन, वो रिमूव होती है ताकि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होती है लंग्स की उनमें आसानी पैदा हो। लंग्स आर इंक्लूज्ड इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो डेलिकेट पार्ट होते हैं और उनके ऊपर एक रिब का केज होता है, पिंजरा होता है रिब्स का, बोनी केज होता है और वो बोनी केज में अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं और उनमें अंदर जो बोनी केव्स होती है तो उसमें जो बोनी केज जो होती है उनमें अंदर जो रिब्स पाई जाती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं रिब्स के। और फ्रंट जो है, फ्रंट टू बैक वो कनेक्टेड होती हैं, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और इनमें जो 10 होंगी, यहाँ पे लिखी हुई हैं 12 पेयर्स रिब्स के होते हैं। जो 10 होंगी वो एक दूसरे के साथ पेयर की सूरत में होते हैं, लेकिन जो 2 होती हैं, 2 पेयर जो इनके होते हैं और वो उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टर्नम, तो वो स्टर्नम का पार्ट नहीं होते। तो इनमें अंदर क्या होता है, इनके बाहर क्या होता है, चलें डिस्कस करते हैं। Vertebral column is present, ribs are attached with the intercostal muscles। Keep in mind intercostal muscle जब contract करते हैं तो हम breathe करने पे मजबूर होते हैं। In the lower part of thoracic lies a sheet of muscles called diaphragm। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है, लंग्स के नीचे वाला हिस्सा एक मसल्स की शीट पे मुश्तमिल होता है। कभी डोम शेप होता है, कभी फ्लैट होता है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो हमारे जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो नीचे आती हैं, तो फ्लैटन हो जाती हैं। तो जब हम सांस लेंगे तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे और वो जो ये जो डायफ्रागम है वो डोम शेप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है दोनों की।
तो यहाँ पे लिखा हुआ ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वुलाई। तो हर एक लंग में जो है वो मिलियंस के तादाद में हवा की थैलियाँ होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियंस पर लंग पाई जाती है। और ईच एल्वुलाई इज़ अ रेस्पिरेटरी सरफेस। पिछली हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो एल्वुलाई होती है उसमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है उसको एक सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस के अलावा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एल्वुलाई भी सिंगल सेल्ड थिक होती है और ये जो ब्लड कैपलरीज होती हैं वो भी सिंगल सेल थिक होती हैं। तो ये दोनों की बाउंड्री होती है जहाँ से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड से, हेमोग्लोबिन से वो बाहर की तरफ मूव करती है थ्रू द कैपलरीज एंड एल्वुलर लाइन। एल्वुलर लाइन से वो बाहर जाएगी, तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस इज कंपलसरी फॉर द गैसेस एक्सचेंज। It's a pouch-like microscopic structure made up of only one layer of cells। अभी हमने डिस्कस किया कि ये पाउच की तरह ये शेप होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है और सिर्फ एक सेल पे इनकी जो है वो थिकनेस होती है। इट इज़ इंक्लूज्ड बाय अ डेंस कैपिलरीज नेटवर्क। तो इनके अतराफ में, आसपास में बहुत सारी कैपिलरीज का एक बंच होता है, नेटवर्क होता है, और उससे वो क्या होगा, वो मीडियम, जो अभी हमने मीडियम की बात की थी, तो ये दोनों मीडियम प्रोवाइड करते हैं। इन ईच एल्वुलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड। तो ये क्या करेंगी, हर एक जो एल्वुलाई होती है वो एयर और ब्लड इन दोनों के दरमियान में एक मीडियम पैदा करेंगी। तो एयर से ऑक्सीजन ली जाती है और एल्वुलाई के थ्रू वो ब्लड में पहुंचाई जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एल्वुलाई के थ्रू वो एयर में पहुंचाया जाता है। तो दिस इज़ द एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस। ऑक्सीजन विल बी टेकन इन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिव आउट किया जाता है थ्रू सेम रूट। द एयर पैसेज वैज कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, ट्रेकिया। ये जो एयर पैसेज हमारा होता है, तो सबसे पहले जो एयर होती है वो दाखिल होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, नाक के जो नकेलियाँ होती हैं उससे होती हुई फिर ट्रेकिया में जाएगी, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से वो कम्प्लीटली वो चली जाती है एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से वो चली जाती है ब्लड में। तो एयर फ्रॉम आउटसाइड enters into the nasal sacs through the external nostrils. This entire passage through which air passes is lined by mucus secreting ciliated cells। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे जो नेज़ल कैविटी होती है उसमें म्यूकस भी होता है, और इनके अलावा छोटे हेयर्स भी, सिलिएटेड सेल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को वो क्या करेंगे, जब व्हेन वी इनहेल द एयर, तो देयर इज़ अ नंबर ऑफ द माइन्यूट क्रिएचर्स लाइक बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, तो दे विल बी फिल्टर्ड ओवर देयर, और उनको ट्रैप किया जाता है थ्रू द सिलिएटेड सेल्स। और इनके अलावा म्यूकस जो है जब सीक्रेट होती है तो उनमें एक टेम्परेचर पैदा होता है, वहाँ एक टेम्परेचर पैदा होता है, टेम्परेचर के पैदा होता है, तो हम वो एयर जो कूल हम लेते हैं वो वार्म की जाती है, वार्म करके उसको फिर हमारी जो बॉडी है उसके एरियाज़ में पहुंचाया जाता है। द इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज इन विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, जब हमारे ब्लड जो कैपिलरीज पाई जाती है यहाँ पे, और जो इनकमिंग एयर होती है उसको थोड़ा सा हॉट किया जाता है, हॉट किया जाता है। द हेयर्स इन nasal sacs are as well as the ciliated epithelial lining and mucus keep the air clean by trapping and removing dust and germs। तो अभी मैंने यही बात की कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उनको एक तो हॉट किया जाता है, दूसरा उनको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है बिकॉज जो फिल्टर करने का मैकेनिज़्म है वो हमारे
इसी नोज में अंदर नेजल कैविटी में अंदर मौजूद होता है, जो सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग होती है और म्यूकस लाइनिंग होती है वहाँ पे, और दोनों क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, और वो जो हेयर्स होते हैं सिलियास वाले, वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और ट्रैप करेंगे, और जम्स को भी ट्रैप करेंगे। दिस ensures clean air to approach the respiratory surfaces, ताकि हमारी बॉडी में वो जो एयर जा रही है वो इंश्योर हो कि वो क्लीन जा रही है। तो व्हाट अबाउट ट्रेकिया? ट्रेकिया को कुछ लोग ट्रेशा भी बोलते हैं। तो ट्रेकिया इट्स अ विंड पाइप। तो ये विंड पाइप होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्टिलेजिनस सी टाइप, कार्टिलेजिनस की टाइप होती है, रिंग लाइक होती है, कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, उसका जो पाइप होता है वो रिंग की तरह होता है और सी शेप्ड होता है। तो ये सी शेप्ड इसलिए होता है क्योंकि कोलास्पिंग से ये, क्योंकि वी आर कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली हम ब्रीथ करते हैं, तो ये आपस में मिल ना जाए, और अब मिल गया तो हमारी सांस जो है वो उसमें घुटन पैदा हो जाएगी, तो वी कैन लीडिंग टू डेथ, तो डेथ भी काज इससे हो सकती है। तो द इंटरनल opening of nasal sacs open into the tube, long tube, trachea. In its beginning there is a box like larynx। तो हमारे जो ट्रेकिया जहाँ से स्टार्ट होगी, इसके ऊपर जो है, इसके बिगनिंग पे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, वोकल कार्ड पे मुश्तमिल होता है, जो हमारी आवाज़ पैदा करता है। और यही वोकल कार्ड जो है, अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में ये सैरिंग्स कहलाता है, जहाँ से मेलोडियस सॉन्ग्स जो हैं वो मुख्तलिफ बर्ड्स वो निकालते हैं। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज ग्लोटिस। तो यहाँ पे ग्लोटिस होता है, और विच हैज़ ए लिड लाइक कवर, एपिग्लोटिस जो हलक जिसको बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे दो ट्यूब्स साथ होते हैं, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, वो कवर करता है जब हम खाना खाते हैं, और जब सांस लेते हैं तो खाना अलग एक जो फूड पाइप में जाता है, और सांस जो है वो अलग ट्रेकिया से हम लेते हैं, यानी वो दाखिल होती है हमारे सेलों में। तो ये दो अलग अलग होते हैं। तो ये एपिग्लोट्स क्या करता है, ये कवर करता है ताकि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे वेंट पाइप में ना दाखिल हो जाए। During swallowing food or drink, the epiglottis closes the glottis to prevent any food to enter into the trachea. Trachea has C-shaped cartilaginous rings which prevent it from कोलास्पिंग। तो अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया कि ये सी शेप्ड होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, ताकि ये हिफाजत करते हैं कि ये आपस में मिल ना जाएं। तो ब्रोंकाई ट्रेकिया in the center of the thoracic bifurcated into two smaller ducts or bronchi। ये फर्दर जो डिवाइड हो जाएगा, बाइफर्केट होगा, वो दो फाइन ट्यूब्स के उसमें हो जाएगा, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। तो सेम स्ट्रक्चर, इन दोनों का टेक्सचर जो है इट विल बी द सेम, जैसे ट्रेकिया का है वैसा ही ब्रोंकाई का होगा। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, और ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर इनटू द रेस्पेक्टिव लंग्स। तो हर एक जो ब्रोंकाई होती है वो अपने अपनी साइड से लंग्स में दाखिल होगी, और एज सून एज इट इंटर्स इनटू द लंग्स, जब वो दाखिल हो जाएगी लंग्स में, इट ब्रेक्स, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी स्मॉलर डक्ट और ब्रोंक्यूल्स। और जैसे एक दरख्त होता है, उसकी टहनियाँ होती हैं, तो ये दरख्त फिर उसकी मेजर ब्रांचेस होंगी, फिर उनमें से वो जो छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं, तो उनमें से ऐसे ही ब्रोंकाई जो है एक मेजर शाख होती है, और उनमें से टहनियाँ जो निकलेंगी वो ब्रोंक्यूल्स निकलेंगी, और ये फैल जाएंगी, द स्कैटर्ड ऑल द मार्जिन्स ऑफ द लंग्स। तो ये पूरे लंग्स में फैल जाएंगी अलॉन्ग विद द एल्वेलाई। द एंडिंग पॉइंट इनकी जो होगी वो एल्वेलाई होगी, जिसको हम एयर सेक्स भी बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंक्यूल is very thin tube that opens into the air sacs or alveoli. The process of breathing,
तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा, सिंस रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स, सो in order to perform exchange of gases, the air must first be brought into the lungs from the atmosphere. तो रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए होना ये चाहिए कि एटमॉस्फेयर से पहले तो एयर को हमारी बॉडी में आना चाहिए। ठीक है जी। तो सरफेस जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उसके लिए ये है कि इनको अंदर दाखिल होना चाहिए। फिर एक्सचेंज जो गैसेस होगी, उसके बाद का मसला है गैसेस एक्सचेंज होना। तो एयर मस्ट बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द लंग्स। सबसे पहले तो एयर लंग्स की तरफ रशेस करे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये एयर जो है वो दाखिल हो जाती है, और इस ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो वेंटिलेशन जैसे हम अपने रूम की वेंटिलेशन करते हैं, उसकी खिड़कियां खोलती हैं तो हवा जो है एक जगह से दाखिल होती है, दूसरी जगह से निकल जाती है। तो दिस इज़ द वेंटिलेशन। क्योंकि ब्रीथिंग में हम इंस्पायरेशन भी करते हैं तो एक्सपायरेशन भी करते हैं। तो ब्रीथिंग कंसिस्ट विद द टू प्रोसेस और फर्दर प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे देखें भाई, इंस्पायरेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वेज अप टू द alveoli in the lungs. It involves the contraction of intercostal muscles and diaphragm. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली स्लाइड में कि ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स अलॉन्ग विद द डायफ्रेगम, सो वी इंस्पायर। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो छाती होती है, हमारी जो रिब्स होती हैं और हमारी जो थोरेसिक कैविटी चेस्ट होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड होती है। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेस्ट इज इंक्रीज्ड, thereby the decreasing the pressure of air in the lungs, so the external air rushes inside the from higher pressure to lower pressure. The lungs get expanded in this way. जैसे एयर हम इनहेल करेंगे तो लंग्स में एयर जब भरेगी तो लंग्स जो हैं डिस्टेंट होना शुरू हो जाएंगे, और हमारी जो थोरेसिक कैविटी होगी, चेस्ट होगी, वो ऊपर उभरना शुरू हो जाएगी। एयर का प्रेशर जो है वो लंग्स में कम होगा। एक्सपायरेशन में क्या होता है जी, इट इज़ द जस्ट रिवर्स इंस्पायरेशन। वो हमें पता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों अगेंस्ट होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। वो एयर जो है हमारे लंग्स से बाहर की तरफ मूव करेगी। बोथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम्स आर रिलैक्स्ड। ऊपर क्या था, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, और नीचे देखें एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम्स आर रिलैक्स्ड। दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट। जो इंस्पायर कर रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था, जो हमारी रिब्स थी वो मूव कर रही थी अपवर्ड, अब ये डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, और जो डायफ्रागम जो है वो फ्लैट हो रहा है। और जब इंस्पायरेशन की थी हमने तो डोम शेप वो बन रहा था। बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेसेस द चेस्ट इनसाइड। ये दोनों एक्टिविटीज़ क्या करेंगी, हमारे जो चेस्ट कैविटी होगी उसको डिप्रेस करेंगी, उसका प्रेशर जो है थोड़ा कम होगा और वो डाउनवर्ड मूव करेंगी। और द वॉल्यूम of thoracic cavity chest is decreased, causing increase upon the pressure on the lungs. This force the air present in lungs to outside through the body. तो हम यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि ब्रीथ आउट करने से चेस्ट जो है वो क्या हो रही है, वो कंट्रैक्ट हो रही है, और ब्रीथ इन करने से चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो रही है। रिब्स देखें ये ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, और डायफ्रागम भी देखें ये डोम शेप है, वो ये देखें किसकी तरफ मूव कर रहा है। तो इनकी तस्वीर देखें, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।